आज के इस क्लास में हम लोग बायोट-सेवार्ट इक्वेशन के हेल्प से लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए ये हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। इससे ए डिस्टेंस पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर पॉइंट पी है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि बायोट-सेवार्ट इक्वेशन जो है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस वायर में कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं भी आप एक करंट एलिमेंट आईडीएल ले लीजिए। मैं नीचे में लिया हूं। ये जो करंट एलिमेंट है, इस वायर के पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ओ ले लिए हैं, इससे एल डिस्टेंस पर है, इस तरीके से। ये जो एलिमेंट है इस पॉइंट से आर लेंथ पर है, ये वाला आर है। ये जो एंगल है इसे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इस वायर को आप जब अपने दाएं हाथ में रखिएगा, दाएं हाथ के ग्रिप में, राइट हैंड के ग्रिप में, तो अंगूठा जो है ना वो करंट होगा, एक्सटेंडेड थंब, और ये जो 4 फिंगर्स है ना ये मैग्नेटिक लाइंस होंगे। तो इसको जब आप दायां हाथ में पकड़िएगा एक छोटे से एलिमेंट को, तो 4 फिंगर क्या है, अंदर जा रहा है। तो हर जगह इस तरफ 4 फिंगर अंदर ही जाएंगे। तो पॉइंट पी पर भी 4 फिंगर अंदर जाएंगे। तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेगा ना वो इनवर्ड बनेगा, और इनवर्ड फील्ड को हम लोग क्रॉस से लिखते हैं, और ये फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये फील्ड कितना होगा, तो उसे हम थोड़ा निकालते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आइडियल, कहां पर, तो एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी इज डीबी, उसका नाम रखते हैं, छोटा सा फील्ड है। तो ये हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, बिल्कुल बायोट-सेवार्ट इक्वेशन, आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अब यहां पर इसके कारण फील्ड क्रॉस बना, तो इसके ऊपर एलिमेंट रहेगा फिर भी क्रॉस बनेगा। तो इस वायर में इनफाइनाइट एलिमेंट पॉसिबल है, स्मॉल स्मॉल। तो सबके कारण फील्ड क्या है, एक जैसा है, क्रॉस है, इनवर्ट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो मतलब सारा फील्ड जब एक ही डायरेक्शन में है, तो सबको, सारा एलिमेंट के जो फील्ड बनेगा उसको हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, विदाउट रिजॉल्विंग एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट कुछ भी नहीं टूटेगा। तो सारा फील्ड, जो सारा इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, उसके कारण फील्ड को हमको ऐड कर देना है। तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जो डीबी जो इक्वेशन हम लिखे हैं, यहां पर आपका डीएल वेरिएबल है, आर भी आपका वेरिएबल है, और ये जो एंगल थीटा हम लिए ये भी वेरिएबल है। ये जैसे जैसे एलिमेंट ऊपर जाएगा तो थीटा, आर और एल तीनों चीज चेंज करेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या काम करना है कि लेंथ आर और थीटा को तीनों को एक टर्म्स में लिखना है। मतलब एल को भी एंगल बना देंगे, आर को भी हम एंगल के टर्म्स में लिख देंगे, तो वो ज्यादा हमारे लिए किफायत होगा। थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को यदि हम फाई बोले, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिल्कुल आप यहां लिख लेंगे। फाई का वैल्यू कहीं साइड में यहां लिख देते हैं। इस फाई का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, या थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस फाई होगा। तो इस इक्वेशन को पहले फाई के टर्म्स में हम लिख लेते हैं, हमको थोड़ा सुविधा होगा इंटीग्रेट करने में। तो साइन 90 माइनस फाई, थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा आपका cos फाई, cos फाई बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल में आपको एक ऐसा टी रेशियो बोलिए जिसमें एल आवे और ए आवे, या आर आवे और ए आवे, क्योंकि ये ए कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप cos फाई का वैल्यू बोलिए, तब आपको समझ में आएगा। cos फाई का वैल्यू बोलिए। cos फाई होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस कौन हो जाएगा, ए, और हाइपोटेन्यूज आपका आर है। तो यहां से आप ए का वैल्यू या आर का वैल्यू बोलिए। आर कितना हो जाएगा, ए बाई cos फाई, मतलब ए सेक फाई। ये इक्वेशन 1 इसको बोल दीजिए। अब इसी ट्रायंगल से एक बार हमको tan फाई का वैल्यू बोलिए। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी, हाँ, तो परपेंडिकुलर इसके सामने एल है,
बाई बेस ए है आपका, तो उस हिसाब से एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए tan फाई। आर तो आपको मिल गया एंगल के टर्म्स में, फाई के टर्म्स में। आपको यहाँ डीएल चाहिए तो इस एल को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर, तो डीएल बाई डी फाई, ए tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, तो उस हिसाब से डीएल यहाँ पर आप निकाल लीजिए ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले करंट एलिमेंट लिए, एंगल थीटा को हम फाई के टर्म्स में लिखे क्योंकि हम लिमिट यहाँ से इंटीग्रेट यहीं से करेंगे, इस एंड से इस एंड में एंगल यहाँ बनेगा, इसीलिए फाई के टर्म्स में इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ पर डीएल और आर दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है तो दोनों को, और फाई भी वेरिएबल है, तो मैंने डीएल को भी फाई के टर्म्स में लिख दिया, आर को भी फाई के टर्म्स में लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट। अब उससे क्या फायदा होगा वो आप अभी देख लो। डीएल का वैल्यू कितना है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो डीएल का वैल्यू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये कॉस फाई आप ज्यों का त्यों लिख दो। आर का वैल्यू बोलो आप ए सेक फाई, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये कैंसिल हो गया, मजेदार बात, ये ए इससे कैंसिल हो गया। ए क्या है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से पॉइंट पी तक, जहां पर फील्ड निकालना है, तो ये आपका हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, इसको आप एक साथ लिखो, सारा कांस्टेंट है, बचा कौन, कॉस फाई डी फाई। अब ये इंटीग्रेबल है क्योंकि अब इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल फाई है, तो अब ये फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे। आप पहले इसे इतना लिख लीजिए, चलिए। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, वो कितना होगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं टूटा, क्यों, क्योंकि इस तरह का एलिमेंट तो इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल है, और हर एक एलिमेंट के कारण फील्ड जो है ना वो इसमें इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो सारा फील्ड जो बनेगा सारे एलिमेंट के कारण वो एक ही डायरेक्शन में है, तो सबको ऐड कर देना है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है मैं उसे बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपके पास बच रहा है, कॉस फाई डी फाई। अब हम लोगों को लिमिट लेना है इस एंड से इस एंड तक, ये फाई, ये थीटा को फाई के टर्म्स में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट जो इसका लिमिट बैठाएंगे वो यहां से बैठाएंगे, यदि आप यहां से बैठाइएगा तो थीटा के टर्म्स में ही इक्वेशन को छोड़ देंगे। तो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई 1, ठीक है, यहां से यहां तक, आप अल्फा भी मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, लेकिन ये फाई माने तो फाई 1 मान लेते हैं, सुविधा पड़ेगा आपको। और ये वाला जो एंगल है ये फाई 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए इस लाइन पर कितना एंगल होगा, इस लाइन पर 0 होगा, 0 से ऊपर फाई 2 है और 0 से नीचे फाई 1 है, तो लिमिट हो जाएगा आपका बिल्कुल माइनस फाई 1 से फाई 2, माइनस फाई 1 से ये 0 तक हुआ, फिर 0 से फिर फाई 2 तक हुआ, ठीक है। ये 0 लाइन है ना, तो 0 के ऊपर प्लस, 0 के नीचे माइनस। तो अब इसे आप सॉल्व कर दो, बिल्कुल आसान है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, साइन फाई कहां से कहां तक है, तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक है। अब ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये आपका हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये आपका हो जाएगा साइन, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो साइन फाई 1 और 2 को बाद में लिख देते हैं साइन फाई 2। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, कितना आसान है, इसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे।
फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग इस एंगल के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। जनरली आपको ये एंगल ही यूज में आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में, यहाँ पर से एंगल हम लोग उतना नहीं लेते हैं, इसीलिए हम इसके टर्म में लिखेंगे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट P पर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये φ1 है, अपर एंगल φ2 है, या लोअर φ2 है अपर φ1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4πa sin φ1 प्लस sin φ2। ए क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लॉन्ग वायर टू पॉइंट P, और पॉइंट P कहाँ है? क्या है? जहां पर आपको फील्ड निकाल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग दो केस लेंगे। ये दो केस क्या है वो देखा जाए। तो सबसे पहला केस ये है कि यदि ये वायर बहुत लंबा है, मतलब इतना लंबा कि इसका एक नीचे वाला एंड को हम नहीं देख पा रहे हैं और ऊपर वाला एंड को भी हम नहीं देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट वायर है। तो इफ द वायर जो है करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर, इफ द वायर जो है इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो बाबू इनफाइनाइट लेंथ है तो ये φ2 कितना हो जाएगा और ये φ1 कितना है, ऐसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये एकदम नीचे है, एकदम नीचे, तो ये बेस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा। एकदम ऊपर है तो ये बेस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा। तो आपको φ1 और φ2 दोनों को 90 डिग्री पुट करना होगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4πd, या ये जो भी आप लिखे हैं, sin 90 प्लस sin 90। तो sin 90 कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1। तो ये आपका फील्ड बन गया म्यू नॉट I बाई 2πd या 2πe। ये लॉन्ग वायर देगा, इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो केस 2 है, केस 2 में मान लीजिए कि ये आधा वायर मिसिंग है, ऊपर का पूरा वायर है इनफाइनाइट है और नीचे वाला आधा मिसिंग है। तो उसके लिए हम लोग धड़ल्ले से सेमी इनफाइनाइट वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट है, लेकिन आपका जो पॉइंट P है ना वो इस एंड में है, मतलब यहां से पॉइंट P है, इसके नीचे है ही नहीं। तो इफ द वायर जो है इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए यहां पर ये वायर इस तरह से है, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A है। तो आपका ये आपका मिड पॉइंट बन जाता है। यहां पर ये आपका वायर जो है कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A है, ये O है। ठीक है, तो यहां पर फील्ड जो बनेगा, तो देखिए ये ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? φ2, यदि आप ऊपर का सेक्शन लिए हैं तो φ2 आपका कितना? 90 हो जाएगा, और नीचे एंगल बन ही नहीं रहा तो φ1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि आप ये वायर नीचे लेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई फॉर्मूला आपका है 4πa sin 90, एक तो हो जाएगा आपका 0, एक हो जाएगा 1। तो ये आपका बन गया म्यू नॉट I बाई 4πa। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इसको याद रखिए, इनफाइनाइट में म्यू नॉट I बाई 2π है, और जो सेमी इनफाइनाइट वर्ड हम बोल रहे हैं उसके लिए इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा मतलब ये जो है उसका आधा, तो आधा इंटू म्यू नॉट I बाई 2π। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पूरा फुल वायर है तो म्यू नॉट I बाई 2π है, हाफ मिसिंग है तो म्यू नॉट I बाई इसका आधा 4π है। और ये कंफ्यूज मत करना कि सेमी इनफाइनाइट भी तो इनफाइनाइट ही हुआ, लेकिन इसका जो पॉइंट P है ना ये O के इस एंड में है और यहाँ नीचे वायर नहीं है, और यहाँ पर O के एंड में है, O के सामने पॉइंट P है लेकिन नीचे भी वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो आप फील्ड देख रहे हैं या B देख रहे हैं, B प्रोपोर्शनल टू 1/e है, मतलब जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे वो फील्ड डेंसिटी घटेगा, फील्ड घटेगा। तो यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहे B और वायर से डिस्टेंस पर,
जैसे कि ये वाला जो y एक्सिस जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये जो x एक्सिस हो गया होगा है ना, सो डिस्टेंस फ्रॉम वायर हो गया। तो ये हाइपरबोला शेप का ग्राफ बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड इस तरह से, है ना। ये ग्राफ भी आप बना देंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे, वो कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इन ए लॉन्ग करंट वायर या करंट कैरिंग वायर बिल्कुल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहां पर जो राइट हैंड थंब रूल का ज्योमेट्री है यूज करने का, वो इस तरीके से है कि वायर को आप अपने राइट हैंड के ग्रिप में पकड़ लेना है, ठीक है। और ये जो एक्सटेंडेड थंब होगा ना, ये आपको करंट का डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, रूल आपका है कि होल्ड योर होल्ड द वायर in the grip of right hand, इस तरीके से रखना है such that extended thumb जो है, extended thumb जो है वो आपका करंट का डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। एंड जो चारों अंगुली जो होगा, जैसे अंगूठा यदि करंट का डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिक अब ग्रिप बांधा हुआ है, तो ये चार अंगुली जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। एंड फोर कर्ल फिंगर जो है डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस। तो मान लीजिए मेरा हाथ छोटा है, तो मेरा लाइंस जो है वो ये वायर हो गया, तो लाइंस यहीं तक हुआ। आपका हाथ बड़ा है तो आपका लाइंस यहां तक जाएगा। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है, ठीक है। इसे और समझने के लिए मैं आपको ये फिगर में दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है। आई ये वायर मान लीजिए इस प्लेन जो है, बोर्ड जो है उस पर ऐसे रखा हुआ, बोर्ड का पैरेलल है। तो इसमें जैसे कि ये पेन मेरा मार्कर पेन ही मान लीजिए वायर है, ये कैप के तरफ करंट जा रहा है, तो अंगूठा ऐसे रखना है, और ये जो चार उंगली है ना ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक लाइंस देगा। तो चारों उंगली ऐसे रहेगा, तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ अंदर घुस रहा है, और अंदर घुस के फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, तब ना फिर यहाँ से अंदर जाएगा। तो उस चीज को हम ये कंसेंट्रिक सर्कल से ऐसे दिखा सकते हैं। ये ऐसे है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स, इधर से ये लाइंस घुस रहा है, उधर से निकल रहा है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये वायर और ये सर्कल दोनों एक प्लेन पर है। यदि ये वायर प्लेन पर है तो ये सर्कल प्लेन का परपेंडिकुलर है, और यदि ये वायर प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसे है तो सर्कल जो है ये प्लेन का पैरेलल है। आप हाथ से करके अभी इसे देखिए। उसी तरीके से ये आपका फिगर 1 इसका नाम देते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, आप जरूर लिखना इसे। और यदि आपका ये करंट कैरिंग वायर है और करंट यदि नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कैप के तरफ नीचे की तरफ करंट है, तो यहाँ पर 4 फिंगर्स आपका यहाँ अंदर घुस रहा है और इस तरफ से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना देना है, ठीक है। और ये आपका ऐसे जाकर फिर ऐसे मोड़ रहा है, ये फिगर 2 बोल देते हैं इसे। यहाँ खास बात क्या है, नोट में हम लिख देते हैं
कि इफ ये जो वायर है इज पैरेलल टू प्लेन, प्लेन का पैरेलल है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, एंड वाइस वर्सा।